अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने अपने मुताद्दिद व्लॉग्स में आपको ये बताया था कि अमेरिका का ये जो खेल है इसके पीछे ना ही मकसद ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकना है, ना ही बहरे हुर्मुज़ है, ना कुछ और है, बल्कि वो चाहता है कि जो इज़राइल का प्लान है उसको कामयाब किया जाए। नाज़रीन, ईरान एक रुकावट है उस प्लान को कामयाब करने के पीछे, और आज ये बात साबित हो गई है। आज जब उनके पास कुछ बन नहीं पाया तो उन्होंने ऐलान कर दिया है। दो अहम खबरें हैं आज की वीडियो में। एक ये कि चाइना ने खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर दिया है, एक तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि ट्रंप का, अमेरिका का, इसराइल का जो असल प्लान है वो सामने आ गया। कल रात ट्रंप ने एक ट्वीट किया है और ये सबसे अहम है, ये पिवट पॉइंट है इस पूरे फियास्को का। ट्वीट में कहता है, आई विल सून बी रिव्यूइंग द प्लान दैट ईरान हैज जस्ट सेंट टू अस। मैं बहुत जल्दी तजिया लूंगा, देखूंगा उस प्लान को जो ईरान ने हमें भेजा है, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकता कि ये काबिल कबूल होगा। यानी बट कांट इमेजिन दैट इट वुड बी एक्सेप्टेबल इन द वे दे हैव नॉट येट पेड अ बिग इनफ प्राइस फॉर व्हाट दे हैव डन टू ह्यूमैनिटी एंड द वर्ल्ड ओवर द लास्ट 47 ईयर्स। यानी कि मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि ईरान ने जो पिछले 47 साल में पूरी इंसानियत के साथ किया है, खिलवाड़ किया है, उसका हिसाब लिए बगैर मैं ईरान का प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट कर लूं। ये वो मुल्क कह रहा है जिसने कम से कम अब तक जंगों में 2 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे हैं। ये वो मुल्क कह रहा है जो हर दौर में कभी ना कभी जंग में रहा है। ये वो मुल्क कह रहा है जिसने अफगानिस्तान में, लीबिया में, इराक में, ट्यूनिस में, न जाने कहाँ कहाँ, शाम में, वियतनाम में उसने इंसानियत का कत्ल किया। ये वो मुल्क कह रहा है जो दुनिया की पहली एटमी ताकत होने के बाद वो पहला मुल्क था जिसने किसी और मुल्क पे एटमी हमला किया। दोस्तों, वो मुल्क कह रहा है कि ईरान ने 47 साल जो इंसानियत के साथ किया है उसका बदला हम लेंगे। 1979 से 2026 तक। दोस्तों, वली नसर, ये जॉन हॉपकिंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखा है कि ट्रंप ये चाहता है कि जंग जारी रहनी चाहिए क्योंकि 47 साल का हिसाब चुकाना है। ये इस जंग का नया मकसद है और ये दिखाता है कि इस जंग की शुरुआत या खात्मा न्यूक्लियर इशू से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा था ना आपको, दिस इज अ न्यू ऑब्जेक्टिव फॉर दिस वॉर एंड इम्प्लाइज इट्स बिगिनिंग और एंड हैड नथिंग टू डू विद द न्यूक्लियर इशू। ये सब बहाने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जंग को जारी रखने के बहाने। ईरान हर वो काम करने को तैयार है जो ये कह रहे हैं एक लम्हे के लिए। ईरान वो प्रपोजल भी दे रहा है जो काबिल कबूल प्रपोजल्स हैं। यहां तक कि जंग से पहले भी जो ईरान प्रपोजल दे रहा था बड़े काबिल कबूल प्रपोजल थे, लेकिन ये रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट करते गए जब सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, अब कुछ बचा नहीं है दोस्तों, तो अब अमेरिका कह रहा है मैं बदला लेना चाहता हूं। अब समझिए, ट्रंप के सामने दो ऑप्शंस है। IRGC ने कहा है, अल जजीरा के मुताबिक, और अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप्स चॉइस लिमिटेड टू इम्पॉसिबल मिलिट्री ऑपरेशन और अ बैड डील विद ईरान। ट्रंप के पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। या तो एक ऐसा ऑपरेशन किया जाए, मिलिट्री ऑपरेशन, जो कि वैसे ही नामुमकिन है, या फिर ईरान के साथ डील की जाए जो कि इंतहाई बुरी डील होगी अमेरिका के हक में। डैनियल डेविस, ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल है अमेरिका के, उन्होंने लिखा है ऑप्शन 1 एक्सटेंडेड ब्लॉकेड। 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी है कि ब्लॉकेड जो है उसको एक्सटेंड किया जाए। ट्रंप लीव्स द ब्लॉकेड इन प्लेस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इन द होप्स दैट डीपनिंग इकोनॉमिक प्राइवेशन ऑन ईरान सॉफ्टन्स देयर डिमांड्स लेटर। यानी इतना लंबा कर दो उस ब्लॉकेड को कि ईरान खुद ही हथियार डाल दे। एक दूसरा इसमें मसला भी है। एक मसला ये है कि दिस विल नॉट स्टॉप द बिल्डिंग प्रेशर फ्रॉम द डेली लॉस ऑफ अबाउट 12 मिलियन बैरल्स पर डे फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स। आपको पता है रोजाना ग्लोबल मार्केट्स पे कितना प्रेशर है। अगर ये ब्लॉकेट चलता रहता है तो ग्लोबल मार्केट्स कितना नुकसान उठा रही हैं। रोजाना 12 मिलियन बैरल्स का तेल $1000 पे पहुंच जाएगा अगर ये ब्लॉकेट हमेशा चलता रहा तो वो यही कहता है कि इससे जो डिप्रेशन में इजाफा होगा पूरी दुनिया के, उसको कौन झेलेगा। नंबर 2 ऑप्शन, एक्टिव कॉम्बैट। आओ लड़ो, और रिटर्न टू एक्टिव कॉम्बैट ऑपरेशंस होपिंग टू क्रश ईरान्स विल टू रेजिस्ट वंस एंड फॉर ऑल। एक ही दफा खत्म कर दो ईरान को, ये भी करके देख लो। इसमें मसला अब क्या है? इसमें मसला ये है, आफ्टर अनदर बिग शॉक एंड ऑ splashy opening ground, reality will set in as fast as an Iranian missile flies into the teeth of American facilities। यानी होगा ये दोस्तों कि अगर ये काम आप करते हैं तो ईरान भी तो खामोश नहीं रहेगा, ईरान भी जवाब देगा जैसे उसने पहले जवाब दिया था। और ईरान के जवाब के नतीजे में क्या हुआ था? तेल जो है वो $120 क्रॉस कर गया। उसके बावजूद भी तेल ऊपर जाएगा। आप ब्लॉकेड
एक्सटेंड करते हैं, तेल ऊपर जाएगा। आप हमला करते हैं, तेल ऊपर जाएगा। तेल ऊपर जाएगा, दुनिया की इकॉनमी नीचे जाएगी। दुनिया की इकॉनमी नीचे जाएगी, अमेरिकन इकॉनमी नीचे जाएगी। अमेरिकन अवाम इसके गले को पकड़ेंगे। इस वक्त $126 फी बैरल पे तेल ट्रेड कर रहा है। जो पाकिस्तान में वीडियोस देख रहे हैं मेरी, या जो देख रहे हैं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि अगर चौथे मोहल्ले कुछ होता है ना तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है नाजरीन जिसका यह दावा है, और दावा काफ़ी हद तक सही भी है, कि और किसी का टैंकर गुजरे ना गुजरे बहरे हुरमुज़ से, पाकिस्तान के तेल के टैंकर ज़रूर गुजर रहे हैं। और ये बात आज तक पाकिस्तानी अवाम की समझ में नहीं आई कि भाई अगर हमारे टैंकर गुजर रहे हैं, हमें मसला नहीं है और ईरान के साथ बड़ी दोस्ती है हमारी, तो फिर हमारे यहाँ तेल क्यों बढ़ रहा है भाई? चलें, खैर कोई बात नहीं, मान लेते हैं। अब एक और शॉकिंग खबर अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है। कुवैत एक्सपोर्ट्स 0 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल इन अ सिंगल मंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 30 ईयर्स। पिछले 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कुवैत ने पूरे महीने में एक भी बैरल एक्सपोर्ट नहीं किया है। वो एक भी बैरल बाहर नहीं भेज सका अपना। दोस्तों, कुवैत सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है और वो उसकी एक्सपोर्ट सिफर हो चुकी है। मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि बहरे हुरमुज़ को बंद रखने का या ब्लॉकेड एक्सटेंड करने का नुकसान ये होगा। ये सिर्फ कुवैत नहीं है दोस्तों, जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम उनको सामना करना पड़ेगा। दुनिया का 20% तेल का जो एक्सपोर्ट है वो बंद है, वो मुतासिर है। और यहां पे आती है दूसरी बड़ी खबर, ड्रॉप साइट ने रिपोर्ट किया। अब आपको मिडिल ईस्ट से निकाल के अब मैं चाइना के पास लेके जा रहा हूं, क्योंकि असल गेम वहां पे खेली जा रही है दोस्तों। और एक बात याद रखिएगा, ये जो बहाना, बदले का बहाना बनाया जा रहा है कि बदला लिया जाएगा, ये बदला तो ईरान से लिया ही जाएगा, लेकिन असल मकसद कुछ और है, वो है चाइना। और जिस वजह से ये जंग शुरू की गई थी उस वजह को भी अब एक्टिवेट कर दिया गया है। ड्रॉप साइट ने रिपोर्ट किया है, China's Ministry of Commerce has for the first time activated its 2021 blocking rules। अब ये क्या है, थोड़ा टेक्निकल है, आपने मेरे साथ रहना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो अगले आने वाले चंद दिनों बल्कि चंद महीनों में जो पूरी गेम खेली जाएगी वो इसके इर्द गिर्द खेली जाएगी। आज अगर आप ये समझ लेते हैं दोस्तों तो आप सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होंगे। बाय द वे, चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने पहली बार 2021 का एक रूल है, ब्लॉकिंग रूल, उसको एक्टिवेट कर दिया। चाइनीज फर्म्स को हुक्म दिया गया है कि अमरीकी सैंक्शंस की तामील ना की जाए। देखिए, अमेरिका ने कुछ चाइनीज कंपनी पे पाबंदियां लगाई हैं। ये 5 चाइना की रिफाइनरी कंपनियां हैं जिन पे पाबंदी लगाई है अमेरिका ने। किस बात पे? कि ये ईरान से तेल खरीद रहे थे। ठीक है, ये ईरान से तेल खरीद रहे थे। इस दौरान भी, जंग के दौरान भी अमेरिका ने लगाई पाबंदियां। पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने उन कंपनियों को बोला है कि आपने इन पाबंदियों की परवाह नहीं करनी है। चाइना ने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया। और फिर बीजिंग ने स्टेटमेंट दिया है, द यूएस मेजर्स आर एन अनजस्टिफाइड एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ। एक नाजायज और गैर मुनासिब इस्तेमाल है कानून का जो कि अमेरिका कर रहा है। अब जरा समझिए इसका मतलब क्या है। अगर कोई कंपनी अमेरिकी यूएस सैंक्शंस फॉलो करे तो वो चाइना का लॉ तोड़ रही है। ये है इसका मतलब, समझे आप? अगर आपने अमेरिका की पाबंदियों की परवाह की तो आप चाइना के कानून को तोड़ेंगे। अगर कोई कंपनी चाइना का लॉ फॉलो करे तो वो अमेरिकी पाबंदियों को तोड़ रही होगी। दोनों एक साथ फॉलो करना अब नामुमकिन नहीं, अब मुमकिन नहीं रहा, मुश्किल हो गया है दोस्तों। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किसके लिए? अमेरिकन कंपनीज के लिए, जो चाइना के साथ कारोबार नहीं करना चाहती अमेरिकन पाबंदियों की वजह से। लिहाजा वो चाइना के साथ हाथ धो बैठेंगी अपना, चाइना की मंडी से हाथ धो बैठेगी। अब चाइना ने ये क्यों किया है? आदिल बरार एक एनालिस्ट है, उन्होंने लिखा है कि चाइनाज रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद यूएस सैंक्शंस ऑन इरानियन ऑयल इज मोर देन अ बायलैटरल स्पैट, इट इज अ डायरेक्ट चैलेंज टू द कोर्सिव रीच ऑफ यूएस फाइनेंशियल पावर। चाइना का अमेरिकी पाबंदियां मानने से इनकार करना सिर्फ दो तरफा झगड़ा नहीं है, ये अमेरिका की इक्तिसादी ताकत के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनने के मुतरादिफ है। और आगे वो लिखते हैं, ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, बीजिंग एंड तेहरान हैव बिल्ट एन ऑयल ट्रेड इकोसिस्टम दैट बाईपासेस वेस्टर्न बैंक्स एंड शिपिंग नेटवर्क्स। बीजिंग ने और तेहरान ने एक ऐसा शिपिंग सिस्टम बनाया है जो कि मगरबी पाबंदियों और मगरबी शिपिंग नेटवर्क्स को बाईपास करता है, यूजिंग डार्क फ्लीट टैंकर्स, स्मॉलर चाइनीज बैंक्स और इंडिपेंडेंट टी पॉट रिफाइनरीज। मतलब किया क्या है? डार्क फ्लीट टैंकर्स बनाए हैं उन्होंने जिनका नाम नहीं होता।
जिनकी पहचान छुपी होती है, छोटे चाइनीज बैंक्स हैं, और पेमेंट का सिस्टम अलग कर लिया सारे का सारा। टी पॉट रिफाइनरीज, ये टी पॉट रिफाइनरीज क्या होती हैं? ये बेसिकली छोटी छोटी इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं होती हैं। अटलांटिक काउंसिल के मुताबिक दीज टी पॉट रिफाइनरीज हैव बीन एब्जॉर्बिंग अराउंड 90% ऑफ ईरान्स टोटल ऑयल एक्सपोर्ट। और यही वो मकाम है जहां पे ईरान जो है वो ब्लॉकेड की जरा परवाह नहीं कर रहा, जीत रहा है। ये जो टी पॉट कहते हैं चाय की प्याली, मतलब कि छोटी रिफाइनरीज हैं, ईरान की 90% जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो इन रिफाइनरीज को जा रही है। ठीक है, 90%। यूएस सैंक्शंस कुछ कर नहीं पा रहा। चाइना ने उन कंपनीज को खुली छूट दे दी है जो ईरान के साथ कारोबार कर रही हैं, हो सकता है टैक्स भी हटा दें उनसे। अब ये खुली जंग है। अब आप समझ रहे हैं कि असल जंग कहां पे हो रही है, क्योंकि ये शायद अंदर की बातें ये कोई नहीं बताता होगा या इतनी गहराई में कोई जाता नहीं होगा। अक्सर यही सुनने को मिलता है कि जी बस चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका कर रहा है। भाई क्या कंटेन करने के लिए कर रहा है चाइना, ऐसा क्या कर रहा है वो आपको आज इस वीडियो में पता चला है। अब जरा बड़ी तस्वीर को देखिए। आदिल बरार ने आगे क्या लिखा है, वो कहते हैं चाइना, ईरान एंड रशिया हैव इफेक्टिवली क्रिएटेड अ पैरेलल मार्केट फॉर सैंक्शनड ऑयल। अच्छा, चाइना, ईरान और रूस ने बड़ा स्मार्ट काम किया। जितना भी पाबंदीशुदा तेल था उसकी एक अलग ही मार्केट बना दी है पूरी दुनिया में। वन दैट वीकन्स वेस्टर्न विजिबिलिटी इनटू ट्रांजैक्शंस एंड अंडरमाइंस एनफोर्समेंट। उसने मगरबी असर रसूख को कम कर दिया है, कमजोर कर दिया इस मार्केट ने। आगे वो लिखता है कि चाइना का इनकार सिर्फ ईरान के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि क्या अमेरिकी अभी भी यूनिलैटरल सैंक्शंस के जरिए जियोपॉलिटिकल डिसिप्लिन इन्फोर्स कर सकता है। यानी क्या अमेरिका अभी भी एक तरफा पाबंदियां लगा के क्या जो आलमी सियासत है उसे कंट्रोल कर सकता है? जब दुश्मन पावर्स ने पैरेलल ट्रेड नेटवर्क्स, मुतबादिल ट्रेड नेटवर्क्स, नॉन डॉलर चैनल्स और इतनी बड़ी मार्केट स्केल डेवलप कर ली है कि वो प्रेशर झेल सके, यह है अमेरिका की हार। जो नहीं समझे मैं दोबारा समझा देता हूं। इन्होंने, चाइना, रूस और ईरान ने मिलकर एक मुतबादिल मार्केट बना ली, इतनी बड़ी मार्केट बना ली है वो कि अगर क्या यकीनी तौर पे अमेरिका पाबंदियां जब लगाता है तो उन पाबंदियों का असर ही नहीं होता है, क्योंकि बैकग्राउंड में वो मार्केट खुद ही काम कर रही है। तो अमेरिका की जो सबसे बड़ा हथियार था पाबंदियां लगाने वाला, वो नकारा हो गया दोस्तों। अब ये डॉलर का खात्मा है। अमेरिकन जो रिजीम है या उसकी जो ताकत है वो डॉलर में। इस सिस्टम ने डॉलर को चैलेंज किया। डैनी क्रिस्टोविट्स, ये इजराइल के एक एनालिस्ट हैं, उनका एनालिसिस बड़ा मजे का है। वो कहते हैं तेहरान ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है, अब पहले से ज्यादा पुरअतमाद लग रहा है कि निगोशिएशंस में उसकी पोजीशन स्ट्रांग है, जंग में अपनी अचीवमेंट्स की वजह से। आगे वो लिखता है, मोर कंसर्निंग फ्रॉम वाशिंगटन्स पर्सपेक्टिव इज द अपैरेंट इनइफेक्टिवनेस ऑफ द मैरीटाइम ब्लॉकेड इन शिफ्टिंग ईरान्स पोजीशन। इससे भी ज्यादा फिक्रमंद बात यह है कि वाशिंगटन के लिए कि उसका जो मैरीटाइम ब्लॉकेड है, उसका जो ब्लॉकेड लगाया है ईरान के समंदरों के आगे, वो बेकार साबित हो रहा है। ये ज्यादा परेशान कुन बात है। अगर वो इफेक्टिव होता तो ट्रंप कभी भी बात ना करता कि अच्छा ठीक है मिलिट्री एक्शन लेंगे, तो फिर तो मामला ये भी खत्म हो जाता सारे का सारा। और कंक्लूजन वो ये देता है कि इवन अ मिलिट्री मूव इज अनलाइकली टू सिग्निफिकेंटली ऑल्टर द स्ट्रेटेजिक बैलेंस व्हाइल इट्स इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज वुड ऑलमोस्ट सर्टेनली इंटेंसिफाई। अगर ये मिलिट्री मूवमेंट कोई होती भी है, अगर फौजी एक्शन दोबारा लेता भी है अमेरिका, तो ये जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ईरान की उसको हिला नहीं पाएगा दोस्तों। अब यहां पे वली नसर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोट कर रहा हूं उन दिग्गज लोगों को, बहुत कमाल के एनालिस्ट हैं ये, इसलिए खुद से कुछ नहीं कह रहा, मैं इन लोगों को कोट कर रहा हूं। वो कहते हैं, इट ऑल्सो मेक्स द केस फॉर एवरी कंट्री स्पेशली इन द ग्लोबल साउथ अब्यूज्ड बाय कॉलोनियलिज्म। ये मिसाल है और उस मुल्क के लिए जिसको कॉलोनियलिज्म ने, अमेरिकन कॉलोनियलिज्म में, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने उसको अब्यूज किया था कि वो क्या करें, टू रीओपन द फाइल ऑन देयर ओल्ड ग्रीवियंसेस एंड लाइन अप टू वेज वॉर्स टू सेटल ओल्ड स्कोर्स। अब ट्रंप जो कह रहे हैं ना कि 47 साल से जो ईरान ने किया है दुनिया के साथ, हम उसका बदला लेंगे, वो कहता है फिर तो ठीक है, फिर तो इंडिया को, पाकिस्तान को बरतानिया से बदला लेना चाहिए कि 200 साल तक उन्होंने जो हिंदुस्तान के साथ किया। फिर तो अमरीकियों को फ्रेंच से बदला लेना चाहिए कि फ्रेंच ने जो उनके साथ किया। पुर्तगालियों को फ्रेंच से बदला लेना चाहिए, हैं जी। अरबियों को ब्रिटिश एम्पायर से बदला लेना चाहिए।
जापान को अमेरिका से बदला लेना चाहिए कि उस पर बॉम्ब गिराया। तो ये तो एक चेन इफेक्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि माजी में हर किसी ने किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई ज्यादती की हुई है दोस्तों। अगर ये अमेरिका कह सकता है कि 47 साल का हिसाब चुकाओ, तो इंडिया तो कह सकता है ना कि 200 साल जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म रहा है उसका हिसाब चुकाया जाए। अफ्रीका कह सकता है कि जो आपने स्लेव बनाए थे, गुलाम बनाए थे, उसका हिसाब चुकाओ। वियतनाम कह सकता है एजेंट ऑरेंज का हिसाब चुकाओ। इराक कह सकता है 2003 की इन्वेजन का, हमले का जो आपने वॉर छेड़ी थी हम पे झूठ के नाम पे, उसका हिसाब चुकाओ। वली नसर कहता है कि इट सीम्स मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी अपोजेस दिस वॉर, यानी जिस ह्यूमैनिटी के नाम पे ट्रंप जंग लड़ रहा है वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी तो इस जंग के खिलाफ है। Trump wants to wage on their behalf and may be more interested in talking about other abuses of humanity. Trump जो जंग लड़ना चाहता है उनके बिहाफ पे, वो फिर जो बाकी अब्यूजेस अमेरिका ने फैलाए हैं पूरी दुनिया में, उस पर भी तो बात करें ना नाज़रीन। अब मैं आपको पाकिस्तान की अपडेट देता हूँ। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ मिडल ईस्ट और चाइना का है। पाकिस्तान में अल अरेबिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरानियन एनवॉय टू पाकिस्तान रजा आमिर मुकद्दम says that Pakistan's mediation efforts are continuing, adding that the exchange of messages with the US via Islamabad is ongoing. उसने कहा है कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के साथ हमारा राब्ता अभी भी जारी है। ये एक यूं कह लें कि एक अच्छी खबर है कि कम से कम बात बिगड़ी इतनी नहीं है। जंग किसी के भी हक में अच्छी नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। ट्रंप ने फिलहाल ईरान के प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, लेकिन पैगामात जारी हैं। पाकिस्तान अभी भी बीच में है, पाकिस्तान अभी भी निकला नहीं है। अब डैनियल डेविस की यहां पर फाइनल वार्निंग आती है। वो कहता है ट्राइंग ऑप्शन 2 लाइकली फेल्स मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली बाय आवर चॉइस। हम अगर फौजी एक्शन लेते हैं तो अपनी मर्जी से हम सारे ऑप्शंस को ख़त्म कर देंगे। फौजी ऑप्शन, डिप्लोमेटिक ऑप्शन, इकोनॉमिक ऑप्शन सब खत्म हो जाएगा। The resumption of military operations still leaves Iran in control of Strait of Hormuz. आप मिलिट्री एक्शन कर भी लें तब भी ईरान बहरे हरमुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। उसके पास न्यूक्लियर मटेरियल फिर भी रहेगा, लॉन्ग रेंज मिसाइल की कैपेसिटी भी रहेगी, उसके पास जो फास्ट नेवी बोट्स हैं वो भी रहेगा, और प्रॉक्सीज की भी वो बैकिंग करता रहेगा। तो ये करने के बावजूद भी आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा, तो जंग का फ़ायदा क्या है नाज़रीन। अब आपके सामने पूरी पिक्चर आ चुकी है। मैं आपको ये बता चुका हूँ 2 अहम चीज़ें कि अब नैरेटिव पहले क्या था, बहरे हरमुज़, फिर हो गया न्यूक्लियर, अब हो गया जी हमने बदला लेना है, इंसानियत का बदला लेना है। ऐसा मुल्क जिसने खुद इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाई हैं, बार बार उड़ाई हैं, वो कह रहे हैं हमने इंसानियत का बदला लेना है। दूसरा, मैं ये नहीं कहता ईरान दूध का धुला है। बहुत से लोगों को ईरान से भी शिकायतें हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जंग जदल करें, आप किसी मुल्क पे जंग जारी करें, ऐसा नहीं है दोस्तों। और अब सूरत हाल ये है कि चाइना मैदान में आ चुका हुआ है और वो ट्रेड के जरिए अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। याद रखें, चाइना ने इससे पहले मिलिटरीली, अस्करी तौर पर भी अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। ईरान की जितनी मदद है वो चाइना और रूस ने की है। मैं अपने व्लॉग्स में बता चुका हूं आपको पहले कैसे की है दोस्तों। पाकिस्तान अभी भी कहीं ना कहीं सेंटर में खड़ा हुआ है। इस पे आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इंतजार रहता है कि आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके कमेंट्स सिर्फ कमेंट्स नहीं, आपके कमेंट्स मेरे लिए तजिया होते हैं जो कि मैं अपने शोज़ में, अपने वीडियोस में शामिल करता हूं। और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप मिस ना करें नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप फेसबुक पे मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, मैं लाइव आता हूं और कॉल्स लेता हूं, तो आपने पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, आपने सब्सक्राइब भी करना है फेसबुक पेज को। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।